नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से एक करारदाद पेश कर दी है। ये जरा करारदाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जितनी ये जरूरी है। ये ईवान मरकजी हुकूमत की ईमा पर अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत के फैसले की मजम्मत करता है और यकसर मुस्तरद करता है और ये वादे करती है कि बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में पास किए गए बोर्ड ऑफ पीस के लिए करारदाद की असल रूह के बरअक्स और मुनाफी है, जिसमें फलस्तीन और गजा की लीडरशिप को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे यह अमर साफ जाहिर होता है कि फलस्तीन और गजा की हक खुद इरादियत, आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क्याम के मुतालबे के हक को पसे पुष्ट डालकर इसराइल के मजमूम अजाइम को तकवीयत देने की एक साजिश है और अमेरिका की सरबराही में जो इसराइल के मजालिम का हमायती है और कई बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है और इसराइल और फलस्तीन के बारे में दोहरा म्यार रखा है और इसराइल की इंसानियत सोच मजालिम के ऊपर इसराइल की नाजायज हमायत जारी रखी है अमेरिका ने। यह बोर्ड ऑफ पीस से ज्यादा बोर्ड ऑफ पावर दिखाई देता है, जिसका एजेंडा अमन के बजाय फलस्तीन और गजा की मजीद तबाही है। मजीद ये कि यह बोर्ड सब कमेटी भी बना सकता है, जिसमें इसराइल के साथ पाकिस्तान की मेंबरशिप से यह खतरा लायक हो जाएगा कि इसराइल की सरबराही में सब कमेटी में पाकिस्तान को शामिल किया जाए और जग हसाई की जाए पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की असूली मौकिफ जो बानी है पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार दोहराया कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसराइल का वजूद फलस्तीन पर एक नाजायज कब्जा करार दिया और इंसाफ, हक के खुद इरादियत और मजलूम हमायत को अपनी खारजा सोच की बुनियाद बनाया। लिहाजा ये असम्बली वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो फलस्तीन और गजा की खुद मुख्तारी, आजादी और हुकूक की भरपूर हमायत जारी रखे और इसराइल के मजालिम के खिलाफ वाजे, दो टोक और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए किसी भी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने जो कि फलस्तीनियों के उसूली मौक़िफ़ के मुनाफी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों असम्बलियों में है, तो तहरीक इंसाफ को चारों सूबाई असम्बलियों में, आजाद कश्मीर में और कौमी असम्बली में और सेनेट में भी ये करारदादें पेश करनी चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास की गई है। अगर तो ये उनकी पॉलिसी है तो फिर तो हर जगह उन्हें लेकर जानी चाहिए। बहरहाल ये खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बेहतरीन दोस्त नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपको मामला बहुत क्लियर हो जाएगा और जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश की गई उस हवाले से भी मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि अगला मरहला क्या होगा। देखिए ना, अगला मरहला शुरू हो गया ना, बोर्ड ऑफ पीस बन गया, अगला मरहला क्या होगा। तो नेतन्याहू ने कहा कि अगला मरहला जो है वो गजा की तामीर नो नहीं है। अगला कदम हमास को गैर मुसल्ला करना और गजा की पट्टी को गैर अस्करी बनाना है, हर तरह के हथियार वहां से खत्म करना है, ना कि तामीर नो करना। गजा में हमास को गैर मुसल्ला किया जाएगा और गजा को गैर फौजी बनाया जाएगा। ये होकर रहेगा, ये जरूर होगा, जैसा कि ट्रंप ने कहा था, ये या तो आसान तरीके से होगा या फिर सख्त तरीके से होगा, लेकिन ये जरूर होगा, ये कहा नेतन्याहू ने। तो जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जनाब बोर्ड ऑफ पीस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो नेतन्याहू ने कहा ना वो होगा, जो आसिम मुनीर ने कहा वो नहीं होगा, क्योंकि वो उनके फैसले चलते हैं, ये सिर्फ फॉलो करते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसराइल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। इसराइल का नुकसान हुआ जब हमास के साथ उनकी लड़ाई हुई, उनके कुछ लोग यरगमाली बन गए, पकड़े गए, कुछ लोग उनके मारे भी गए। तो एक शर्त रख दी इसराइल ने कि सारे यरगमाली में वापस चाहिए। उन्होंने सारे वापस लिए। उन्होंने कहा जी एक एक लाश वापस चाहिए, सारी वापस ले ली। एक लाश मिल नहीं रही थी, वो यहां पे गजा में किसी को भी नहीं मिल रही थी। ढूंढ रहे थे कि मलबे के नीचे दबी हुई थी, तो लगातार हमास भी ढूंढ रही थी, फलस्तीनी ढूंढ रहे थे, तंजीमें लगी हुई थी कि एक इसराइली गायब है, उसको ढूंढो। कई मरतबा इसराइल के स्टेटमेंट आए कि हमारा एक बंदा मिसिंग है। यहां 80,000 बंदा मर गया, नहीं, 80,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, खवातीन बच्चे सारे, लेकिन नहीं, वो एक बंदा मिलना चाहिए। आज उस बंदे की बाकियात मिल गई कल के दिन में, और वो बाकियात वापस कर दी गई हैं इसराइल को। इसके ऊपर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी अभी गजा से आखिरी यरगमाली की मैयत बाजियाब कर दी गई है। इस तरह तमाम 20 जिंदा यरगमालियों और तमाम वफात पा जाने वालों को वापस ले आया गया है। ये शानदार काम हुआ है। लोग इसे एक नामुमकिन काम समझते थे। मेरे चैंपियंस की अजीम टीम को मुबारक हो। और अब इस टीम के अंदर पाकिस्तान भी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस टीम के रुकन है और वो ये कहते हैं कि हम पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ हैं। 80,000 फलस्तीनी है, 10,000 फलस्तीनी अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी बात कोई नहीं करता।
यहां पे इज्तिमाई खबरें हैं, लेकिन तारीखी नौयत की दोस्ती निभाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आपको मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ जो दोस्ती की है और जो दोस्ती निभाई है, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना लीडर तस्लीम करके बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया है। और पाकिस्तान में यह समझाया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड के, देखिए अगर हम ये ना करते तो क्या करते। तो ठीक है भाई, आप जो मर्जी करें, आपकी हुकूमत है पाकिस्तान में, आपने जबरदस्ती बनाई हुई है। अब ये एक और मैं आपको बता दूं, अमरीकी वजीर दिफा का स्टेटमेंट आप देखें, कैसा शानदार स्टेटमेंट है। आपको पता है, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था, फ्यूचर में भी करूंगा, आपको बताऊंगा। एक थर्ड टेंपल है जो वहां पे इसराइल में बनाया जाना है, और ये यहूदियों की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि एक थर्ड टेंपल बने, और उनका एक मजहबी नुक्ता नजर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। उसके लिए वो कोशिश भी करते हैं। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, बहुत सारे मकाले हैं इसके ऊपर, बहुत सारी तहकीकात हैं इसके ऊपर मूवीज तक बनी हुई हैं। तो थर्ड टेंपल की तामीर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये करिश्मा होगा और टेंपल जरूर बनेगा, और ये बनकर रहेगा, और थर्ड टेंपल जल्द बनेगा। ये अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है, ये स्टेटमेंट अमरीकी वजीर दिफा का है। एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही नाज़रीन, वो ये बात है कि पाकिस्तान ने $1 अरब कहां से इकट्ठा करके दिया अमेरिका को, दिया भी या नहीं दिया। ये सवालात वैसे पाकिस्तान में जितने मीडिया के लोग हैं उन्हें पूछना चाहिए, वजारत खजाना से पूछना चाहिए। जनाब, अमेरिका तो $1 अरब की उन्होंने शर्त रखी हुई थी मेंबरशिप के लिए, तो पाकिस्तान मेंबर बन गया, तो पाकिस्तान ने $1 अरब कैसे दिया? और अगर पाकिस्तान ने $1 अरब नहीं दिया तो फिर हमने उसके बदले में क्या दिया? यानी हमने डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक बनाकर पैसे खर्च कर दिए, जबकि इंडिया ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर दिया। चाइना के साथ वो अपनी तिजारत बढ़ा रहा है, इंडिया, अमेरिका के साथ उनकी डील हो रही है, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स उनकी हो रही है, कनाडा के साथ उनकी डील हो रही है, दुनिया भर के ममालिक के साथ। अभी यूएई के साथ उन्होंने $200 अरब तक अपनी तिजारत में जाने का फैसला किया, और वो उसके ऊपर उन्होंने मुआहदा भी कर लिया। तो इंडिया जो है वो टेक ऑफ कर रही है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से, और हमने सिर्फ ये पकड़ा हुआ है कि जनाब इधर तुन दिया तो उसको मार दिया, तो उसको ये कर देंगे हम, तो हम वो कर देंगे। ऐसे नहीं मुल्क चलते। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। फौज बहुत अच्छा लड़ती है, वो लड़ाई का काम करे, जो बाकी काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम करें, ताकि इकोनॉमी पाकिस्तान की उठे। फौज को उसकी डोमेन में वापस जाना चाहिए, और जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो जिसका काम उसी को साझे, वो आए और अपना काम करें। नाजरीन, 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अपोजिशन कोशिश तो कर रही है, लेकिन फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन की पीठ में छुरा घुमा। फजल रहमान साहब के बारे में मैंने आपको कई मरतबा कहा कि ये पीडीएम की जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी, वो जब भी मुश्किल में आएंगे ये उनको रेस्क्यू करेंगे। क्योंकि 8 फरवरी को बड़े लंबे अरसे से अनाउंस किया हुआ है अपोजिशन ने कि हमने पहिया जाम हड़ताल करनी है। उस पहिया जाम हड़ताल से तवज्जो हटाने के लिए, उसको नाकाम बनाने के लिए फजल रहमान साहब ने एहतजाजी मुजाहरे रख लिए, और ये कहा कि जनाब मैं तो रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा करूंगा। अब आप देखिएगा कि फजल रहमान साहब के जलसे को पूरे पाकिस्तान में कवरेज दी जाएगी, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के या अपोजिशन का जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसका जो एहतजाज है या पहिया जाम है, उसको किसी किस्म की कवरेज नहीं मिलने वाली। सादी बात तो ये है। तो यहां नाजरीन फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा, एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट की मदद की, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा बने, जैसा कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का सहारा बनते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं, तो पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वजीर आजम और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए, हमें मिले फौजी डिक्टेटर्स, तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियां ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती, वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं, और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता। सारे ज्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ। बाकी जो डिक्टेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वज़ीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं, और अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो है काजी फायद ईसा का
तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खत्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा जी आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई जो बंदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है, तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पे इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान हैं और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलूच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्जाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था, और उस खत में काजी फायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का वो ये बताता नहीं है। देखे ना जैसे जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, मैं साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारे तो अरकान असम्बली की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और बच्चों को अगवा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लोग नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हवाले किया एस्टेब्लिशमेंट के अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए। एमएनए इसको बाकायदा अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। अब मुझे बताएं जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए इतनी मेहनत की है एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लिए इतना ज्यादा अपने सिर के ऊपर गंद का टोकरा उठाया है और तारीख में अपने नाम के आगे दाग लगवाए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने अरकान असम्बली के साथ क्या किया, असेंबली के ऊपर धावा बोल दिया, असेंबली के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, जो पार्लियामेंट है उनके लॉजेस के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को अगवा कर लिया, बहुओं और बीवियों को अगवा कर लिया। जब ये सारा कुछ किया एस्टेब्लिशमेंट ने, अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा ले लिया, इतना स्याह दाग अपने ऊपर लगा लिया, अपने दामन को दागदार कर लिया, तो वो किया क्यों था? सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए कि हम एक ऐसी आईनी अदालत बनाए जिसके जरिए से उन तमाम इकदामात को तहफ्फुज मिल जाए जो इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किए हैं, और वो अदालत बना ली। अब फौजी अदालतों को तहफ्फुज दिलवा दिया गया है, मखसूस नशिस्तें छीनने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये मखसूस नशिस्तें छीन भी ली जाएंगी। सारा पाकिस्तान जानता है जिस तरह का बेंच बना है, ज्यादा इम्कान तो यही है 99% कि ये सीटें छीन ली जाएंगी, अनलेस कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अजीबोगरीब काम ना हो जाए, वरना सीटें तो छीनने वाला बेंच बैठा हुआ है। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। ये बात इमरान खान साहब ने की थी कि हमें डिक्टेटर भी 2 नंबर ही मिले हैं, और पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर है वो भी हमें ठीक नहीं मिले। जो फ्रॉडी डिक्टेटर होता है वो पहले फ्रॉड इलेक्शन कराता है, फिर डमी वजीर आजम और डमी पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करता है और यूं मुल्क को तबाह कर देता है। देखिए हमें मिले फौजी डिक्टेटर्स, तो नॉर्मली जो फौजी डिक्टेटर्स होते हैं वो तबाहियां ही फेरते हैं, वरना दुनिया के कई मुल्कों में बादशाहत है और वो मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, बहरीन में देखें, ओमान में देखें, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं और देखते हैं तो ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जदीद दुनिया के साथ चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये रही कि मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो अपनी नौकरी से बाहर सोचते ही नहीं है, उनके दिमाग में नस्लों की बात ही नहीं होती, वो सिर्फ अपनी नस्लें बनाते हैं और बना के निकल जाते हैं, और कोई भी पाकिस्तान में रहना पसंद भी नहीं करता। सारे ज्यादातर पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ, बाकी जो डिक्टेटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, या डिक्टेटर नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनमें भी पाकिस्तान से बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले फ्रॉड इलेक्शन कराते हैं, फिर डमी वजीर आज़म बनाते हैं, डमी पार्लियामेंट ले आते हैं,
और अदालतों का बेड़ा गर्क करता है, यूं मुल्क को तबाह कर देता है। तो एक्चुअली तो यही हो रहा है। नाज़रीन, मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो है काजी फायद ईसा का तारीख का घटिया तरीन फैसला, जिसमें उसने पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन कर सारे के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया था। अब जब इंतखाबी निशान छीना था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने और सबने ऐसे पोर्ट्रे किया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाद में कहा जी आपने क्यों मान लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भाई जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एफिडेविट लेकर जाता था उसको तो वहां पकड़ लेते थे वो, और ज्यादातर को ये कहते थे जनाब आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पार्टी के बाद इंतखाबी निशान नहीं है, तो जिसके बाद इंतखाबी निशान नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो काजी साहब ने क्योंकि फैसले के अंदर ये चीज बयान नहीं की थी और ये नहीं कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी मौजूद रहेगी, मैं सिर्फ पेनल्टी के तौर पे इनका इंतखाबी निशान ले रहा हूं, ये भी नहीं किया था। तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस बहुत परेशान हैं और अपने उसी फैसले से भाग रहे हैं। जज साहिबान कभी फैसले का बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देते हैं, ये सईद बलूच साहब ने भी इसके ऊपर निशानदेही की है, और कभी पीटीआई को इल्जाम देते हैं। हकीकत यह है कि काजी फायद ईसा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर भी अपने इस फैसले का दिफा किया था, और उस खत में काजी फायद ईसा ने यह नहीं कहा था कि फैसले की तशरीह गलत की गई है। अब बाद में वो ये कहते हैं जनाब फैसले की तशरीह ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए। काजी फायद ईसा को और उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां करने वाले जजेस को निशाने इबरत बनाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा जजेस ऐसी हरकतें ना करें। ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट का वो ये बताता नहीं है। देखे ना, जैसे जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, मैं साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि जनाब हमारे तो अरकान असम्बली की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को और बच्चों को अगवा किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। वो ये कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लोग नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बताया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को हवाले किया एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए। एमएनए को बाकायदा अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए। अब मुझे बताएं, जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए इतनी मेहनत की है एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लिए इतना ज्यादा अपने सिर के ऊपर गंद का टोकरा उठाया है और तारीख में अपने नाम के आगे दाग लगवाए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, कि उन्होंने अरकान असम्बली के साथ क्या किया, असेंबली के ऊपर धावा बोल दिया, असेंबली के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, जो पार्लियामेंट है उनके लॉजेस के अंदर से बंदे अगवा करके ले गए, खवातीन को और बच्चों को और बच्चियों को अगवा कर लिया, बहुओं और बीवियों को अगवा कर लिया। जब ये सारा कुछ किया एस्टेब्लिशमेंट ने, अपने ऊपर इतना बड़ा धब्बा ले लिया, इतना स्याह दाग अपने ऊपर लगा लिया, अपने दामन को दागदार कर लिया, तो वो किया क्यों था? सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए कि हम एक ऐसी आईनी अदालत बनाएं जिसके जरिए से उन तमाम इकदाम को तहफ्फुज मिल जाए जो इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किए हैं, और वो अदालत बना ली। अब फौजी अदालतों को तहफ्फुज दिलवा दिया गया है, मखसूस नशिस्तें छीनने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये मखसूस नशिस्तें छीन भी ली जाएंगी। सारा पाकिस्तान जानता है जिस तरह का बेंच बना है, ज्यादा इम्कान तो यही है 99% कि ये सीटें छीन ली जाएंगी।